फोक अपने सीने में घोंपकर ध्रुव इतनी जोर से चीखते हुए नीचे फर्श पर गिर पड़ा कि उसकी आवाज सुनकर वंदना चौंक उठी। ध्रुव को फर्श पर गिरा देख वंदना हड़बड़ाकर ध्रुव के पास आकर उसका सिर अपनी गोदी में लेते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगी। ध्रुव, क्या हुआ ध्रुव? उठो ध्रुव, प्लीज उठ जाओ। वंदना ध्रुव के गालों पर हल्के हल्के थपकी मारते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी बॉक्सिंग रिंग में है और उसका मुकाबला उसी दरिंदे से हो रहा है जिसने साक्षी का बलात्कार किया था। वो दरिंदा लगातार ध्रुव के मुंह और जबड़े पर मुक्के मारे जा रहा था। ध्रुव बॉक्सिंग रिंग में नीचे गिर पड़ा था, फिर भी वो दरिंदा ध्रुव के जबड़े पर मुक्के मारे जा रहा था। ध्रुव गुस्से में दहाड़ते हुए अपनी जगह पर उठ बैठा। ध्रुव के उस बर्ताव को देखकर वंदना सहम उठी। ध्रुव ने जैसे ही होश संभाला तब खुद को वंदना के पास बैठा पाया। बॉक्सिंग रिंग उसका एक वहम था। वंदना ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ ध्रुव? तुम बेहोश हो गए थे। चलो अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं। ध्रुव ने खुद को संभाल कर उठ खड़े होते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस जरा सा चक्कर आ गया था। ध्रुव अपने सीने पर हाथ फेरते हुए घाव चेक कर रहा था। उसके हाथों पर खून की कुछ बूंदें महसूस हुई। ध्रुव ने देखा कि उसके खून से उसका शर्ट भी सीने के पास लाल हो चुका था, लेकिन हैरानी की बात थी कि ध्रुव के सीने पर कोई जख्म नहीं था। खून तो था मगर जख्म नहीं था। ध्रुव हैरानी से सोच रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। उसी वक्त ध्रुव की हालत देखकर परेशान वंदना ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, वही तो मैं भी कह रही हूं ध्रुव, तुम्हें चक्कर आने लगे हैं, तुम्हें वीकनेस आया है। इस हालत में ये सिम्टम्स अच्छी बात नहीं है, तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि तुम बिना लाइफ सपोर्ट के। लेकिन वंदना की बात काटते हुए ध्रुव परेशानी में चिल्लाया, कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकता। सुना तुमने? सुना मैंने जो कहा? ध्रुव की डांट सुनकर वंदना डर के मारे थर्रा उठी। उसने बस हामी में सर हिलाया। ध्रुव ने उसी बेरुखी से कहा, जाओ अब सो जाओ, कल सुबह मुंबई के लिए वापस निकलेंगे। सहमी हुई वंदना बेड पर जाकर मुंह फेर कर कंबल ओढ़े लेट गई। वो सोने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। ध्रुव वापस अपनी रेलिंग चेयर पर बैठकर सोच में डूब गया। मेरे घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। मैं पहले से काफी ज्यादा फुर्तीला हो गया हूं। मेरा स्पीड सरप्राइजिंगली बढ़ गया है। ये सब कैसे हो रहा है? मैं जिंदा तो हूं, लेकिन मुझ में मैजिकल पावर्स आ गई हैं। मेरी चोट ठीक हो जाती है, मतलब मैं मर नहीं सकता। क्या मैं अमर हो गया हूं? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया में कोई भी इंसान अमर नहीं होता है। जरूर इन मैजिकल पावर्स की भी कुछ लिमिट्स होंगी, लेकिन मुझ में ये पावर्स कैसे आई और क्यों? मुझ में ही क्यों? ध्रुव इन्हीं सारे सवालों में डूबा रात भर उस रेलिंग चेयर पर बैठा सोचता रहा, और वंदना बीच बीच में चुपके से कंबल हटाकर उसे सोच में डूबा देख सहम कर वापस कंबल ओढ़ लेती। बहुत डर गई थी वो ध्रुव का गुस्सा देखकर। उसने पहले कभी भी ध्रुव को इतने गुस्से में नहीं देखा था। रात भर ना तो वंदना चैन से सो सकी और ना ही सोच में डूबे ध्रुव को नींद आई। आखिरकार ध्रुव ने सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए तय किया, जो कुछ भी हुआ हो मेरे साथ, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मैजिकल पावर्स तो मेरे लिए वरदान है, मुझे अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मदद करेंगी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये पावर्स मेरे पास कैसे आई। ज़रूरी बात यह है कि मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं। शायद मैं उस दरिंदे को मौत के घाट उतार सकूं, इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे ये पावर्स दी हैं। क्या उस शैतान के पास भी कोई मैजिकल पावर होगी? हो सकता है। उन लोगों का शरीर पर इंसानी राख लगाकर घूमना, वो कपड़े, वो बर्ताव देखकर लगता है कि उसके पास भी कुछ पावर्स होंगी। मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि वो शैतान साक्षी दीदी को कैसे पहचानता था। एक बार ये कनेक्शन मिल जाए तो उस तक पहुंच जाऊंगा, और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे जल्द से जल्द मुंबई वापस जाकर साक्षी दीदी के फ्रेंड्स से बात करनी होगी। अगली सुबह ध्रुव और वंदना एक बस में सवार होकर वापस मुंबई के लिए निकल पड़े। वंदना अब भी बीती रात वाले वाकये से घबराई हुई थी और उसे ध्रुव की चिंता भी खाई जा रही थी। आखिरकार वंदना ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, ध्रुव, कल रात जो कुछ हुआ। लेकिन वंदना की बात काटते हुए ध्रुव ने कहा, उसके लिए आई एम सॉरी।
मुझे तुम पर उस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैं बस परेशान था। ध्रुव की अपॉलॉजी ने वंदना की हिम्मत बढ़ा दी। उसने आगे कहा, वो बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम गुस्से में नहीं बल्कि परेशानी में चिल्लाए। तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद ये आम बात है। मैं तो तुम्हारी तबीयत की बात कर रही हूँ। जिस तरह कल रात तुम बेहोश हो गए थे उसे देखकर मुझे ये फील हो रहा है कि तुम्हारा अकेले रहना मुनासिब नहीं है। कोई ना कोई तुम्हारे साथ तुम्हारी केयर करने के लिए होना चाहिए और इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाती हूँ। ध्रुव उलझन में पड़ गया। उसके पास जो सुपरनैचुरल पावर्स आ गई थी उसके बाद वो खुद फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज था और अब वंदना उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। ध्रुव ने ऐतराज जताते हुए कहा, मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूँ वंदना, लेकिन उस हादसे ने मुझे पूरी तरह बदल दिया है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। मेरे साथ रहकर तुम अपना फ्यूचर खराब कर लोगी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। वंदना ने मायूसी भरे अंदाज में कहा, मैं जानती हूँ कि हालात बदल चुके हैं ध्रुव, लेकिन हालातों ने मेरी फीलिंग्स तो नहीं बदली ना, हमारा रिलेशनशिप तो नहीं बदला ना। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। क्या आप तो मुझसे प्यार नहीं करते? ध्रुव ने असमंजस में जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है बंधु, लेकिन उस हादसे ने मेरे दिल से प्यार जैसी फीलिंग्स मिटा दी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारे काबिल हूँ। वंदना ने कहा, वो सब मैं समझ सकती हूँ, इतनी जल्दी तुमसे नॉर्मल जिंदगी की उम्मीद करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो उस हादसे को भुलाकर तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी, तब तक हम लिव इन में रह सकते हैं। प्लीज़ मान जाओ ध्रुव, फॉर द सेक ऑफ आवर लव। ध्रुव ने उस एक पल में सोचा, जो कुछ भी हुआ उसमें वंदना की तो कोई गलती नहीं थी, फिर उसे खामखा सज़ा देना ठीक नहीं होगा। हमने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, एक पल में भला वो सब कैसे भुला सकती है? उसे समझाने के लिए वक्त लगेगा। ध्रुव ने यही सोचकर हामी में सिर हिलाया। वंदना ने खुशी से मुस्कुराकर ध्रुव का हाथ थाम लिया। पूरा सफर ध्रुव का हाथ हाथों में थामे वंदना अपने लिव इन रिलेशनशिप के सपने बुने जा रही थी, तो ध्रुव सोच रहा था कि उसकी बहन के साथ दरिंदगी करने वाले को कैसे ढूंढा जाए। अपने ही ख्यालों में डूबे ध्रुव और वंदना मुंबई पहुंचे। टैक्सी लेने के लिए जब वो सिग्नल से रोड क्रॉस कर रहे थे तब अचानक सिग्नल ग्रीन हो गया। ध्रुव और वंदना उस वक्त बीच सड़क में ही थे। अचानक एक ब्लैक मर्सिडीज ने रफ्तार पकड़ी और उनके पास आकर जोर से ब्रेक लगाई। ड्राइवर ने ब्रेक इतनी जल्दबाजी में लगाया था कि कार कुछ फासला घसीटते हुए वंदना के बिल्कुल पास आकर रुकी। वंदना टकराते टकराते बाल बाल बच गई। वंदना उस कार के ड्राइवर पर चिल्लाई, अंधा है क्या? दिखता नहीं लोग रास्ता क्रॉस कर रहे हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर ने विंडो की कांच नीचे की और विंडो से चेहरा बाहर निकालकर वंदना पर चिल्लाया, तुझे दिखता नहीं क्या? सिग्नल ग्रीन हो चुका है, चल हट बाजू। तभी कार की पिछली सीट पर बैठे कार मालिक ने ड्राइवर की तरफ आगे झुककर उसे समझाया, बहस मत करो, आगे बढ़ो। कार की दोनों फ्रंट सीट्स के बीच में उस कार मालिक का चेहरा ध्रुव को नजर आया। ध्रुव फ्रीज होकर उस चेहरे को देखता रह गया। एक पल में ध्रुव अपने आसपास की दुनिया भुला बैठा। उसके सामने वही चेहरा था जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ दी। कार मालिक वही दरिंदा था जिसने साक्षी का बलात्कार किया था। क्या अनजाने में ध्रुव को वो शैतान मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी? क्या ये कोई इत्तेफाक था? क्या कुदरत का करिश्मा? क्या चाहती है कुदरत ध्रुव से? क्या होगा ध्रुव का अगला कदम?